हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर के नेम रिस्क एंड रिटर्न, जो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या नाम समझे? ये है सिक्योरिटी एनालिसिस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके जो सब्जेक्ट है उसका है, और ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, रिस्क एंड रिटर्न। तो सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है कि रिस्क है क्या। तो जैसे देखिए ईच एंड एवरी इन्वेस्टर जब अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि मुझे मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग, बट यहाँ पे होता क्या है, तो उसमें क्या है, रिस्क होता है। तो रिस्क जो होती है डिपेंड होती है इन्वेस्टमेंट पे, कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कैसे सिक्योरिटी है, हमने जो सिक्योरिटी का जो सिलेक्शन क्या है वो कैसा सिलेक्शन है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका अमाउंट क्या है, या उसका रीपेमेंट का सिस्टम क्या है। ये सारा इसमें रिस्क में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्योंकि मार्केट क्या होती है, मार्केट में अनसर्टेनिटीज होती है। अनसर्टेनिटी कि हमने जो पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या वो एक स्टिपुलेटेड डेट को क्या वो उतना ही या उससे ज़्यादा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था क्या उतना फंड आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो ईच एंड एवरी इन्वेस्टर इस बात से एफर्ट रहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करनी है, इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होनी चाहिए, साथ साथ उसका रीपेमेंट का सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें वो सोचता है। तो शॉर्टकट में यूँ कहें तो रिस्क का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस। मतलब रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इट इन्वॉल्व चेंज इन मार्केट प्राइस, चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। इट इज कॉल्ड टू द रिस्क। मतलब समझ गए, लेमन भाषा में कहें तो रिस्क का ये जो लॉस का जो पॉसिबिलिटी होता है उसे हम लोग रिस्क कहते हैं। इसमें आपको इन्वॉल्व होती है चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट का जो कंडीशन होती है उसमें चेंजेज हो जाती है, परचेजिंग पावर में चेंजेज हो जाती है, साथ साथ इंटरेस्ट का रेट में जो चेंजेज होती है उसके वजह से जो अराइजेज होती है लॉसेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। रिस्क का मतलब क्या समझे, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू अराइजेज चेंज इन मार्केट प्राइस, चेंज इन मार्केट कंडीशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन परचेजिंग पावर और चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, दैट इज कॉल्ड रिस्क। अब यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया कि रिस्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे देखिए रिस्क में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकती है। गवर्नमेंट का पॉलिसी में चेंजेस के कारण हो सकता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, या गवर्नमेंट का कोई रूल्स और रेगुलेशन में यदि चेंजेज होती है जिसके वजह से इन्वेस्टर को किसी प्रकार के रेट ऑफ रिटर्न में, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में जो कमी होगा उससे हम लोग रिस्क बोलते हैं। मतलब ओवरऑल जो भी हम लोगों को लॉस जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्क बोलते हैं। क्योंकि कस्टमर यानी कि जो भी इन्वेस्टर हो जितना भी वो अर्निंग करने के लिए एक्सपेक्टेशन करेगा, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेशन होगा रिटर्न के लिए, तो हम लोग को साथ साथ क्या होगा, रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ चलती है। हाई रिस्क होगा, हाई रिटर्न होगी तो हाई रिस्क भी होगी, हाई रिस्क होगी तो हाई रिटर्न भी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मॉडरेट हो, जहाँ पे हम लोग को कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि रिटर्न हो, वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए। और हमने रिस्क को क्लासिफाई किया तो देखिए कितने भागों में, दो भागों में मैंने बांटा। एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क होती है। सिस्टमैटिक रिस्क अराइज होती है एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, यानी कि कब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो रिस्क होती है, जो लॉसेज होती है, उसे हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। मतलब क्या समझे, एक्सटर्नल मतलब सिस्टमैटिक रिस्क अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, मतलब अनकंट्रोलेबल होती है क्या चीज़, सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। जैसे मार्केट का कंडीशन में चेंजेज हो गया, इंटरेस्ट के रेट में चेंजेज हो गया, इन्फ्लेशन का रेट चेंज हो गया, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गया, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उससे हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। दूसरा क्या होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये होती है इंटरनल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए वेरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे ये डिपेंड करता, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो अलग अलग सिस्टमेटिक रिस्क होगा। मतलब
इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो भी रिस्क होती है उसे हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, ठीक है। जिसको दो कैटेगरी में बांटे हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क होती है, ठीक है। जैसे अनसिस्टमैटिक रिस्क में हम लोग कह सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार की चेंजेज होती है उसकी वजह से कोई रिस्क होती है, साथ साथ मैनेजमेंट का इनएफिशिएंसी की वजह से, मतलब मैनेजमेंट जो प्रबंधक है अच्छे ढंग से वो कार्य नहीं करती है उसकी वजह से, ठीक है। जो लॉसेज होती है, जो रिस्क होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क होती है, ठीक है। या मार्केट में कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से जो अनबैलेंसेज हो जाती है उसकी वजह से हो सकती है। या हम लोग कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे ढंग से सिलेक्शन नहीं किए, उसका कॉम्बिनेशन नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से भी अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाती है। तो आप खुद सोचो कि जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन नहीं करेंगे तो रिस्क होगा, तो ऑब्वियसली ये तो इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अनसिस्टमैटिक रिस्क बोला जाता है। मतलब ये हो गया इंटरनल फैक्टर, ये कंट्रोलेबल होती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जीरो तो संभव नहीं है बट इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिस्क को हम लोग जीरो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब मेरा मैनेजमेंट जितना अच्छे ढंग से वर्क करेगा उतना ही कम रिस्क होगी, ठीक है। तो आप समझते हैं वन बाय वन। अब देखिए हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क को भी 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होती है मार्केट रिस्क, ठीक है, दूसरा है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क और तीसरा इन्फ्लेशन रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। तो देखिए मार्केट रिस्क का मतलब क्या होती है, जब मार्केट में कोई भी गुड्स का या सिक्योरिटीज का अगर डिमांड और सप्लाई की वजह से जो रिस्क होती है, जैसे अगर मार्केट में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो तो उस सिक्योरिटी का क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इन अदर सेंस में कहें तो स्टॉक मार्केट का एक लैंग्वेज चलता है बुल एंड बेयर। बुल का मतलब अगर मार्केट में अपवार्ड मूवमेंट होती है सिक्योरिटी को तो उसे बुल बोला जाता है, और बियर का सिचुएशन जब आती है जब डाउनवार्ड अगर सिक्योरिटी चलती है तो उसे हम लोग बियर बोलते हैं। तो मार्केट में सोचो अगर सप्लाई कम होगा डिमांड ज़्यादा होगा तो सिक्योरिटी का प्राइस इंक्रीज करेगी, और डिमांड सप्लाई जो होगी ये समझ गए, डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट में जो रिस्क होती है उसे हम बोलेंगे मार्केट रिस्क बोलेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो देखिए कोई भी इन्वेस्टर होता है उसका एक्सपेक्टेशन होता है, एक रिटर्न होता है, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट पे होती है। मतलब कोई भी जो इन्वेस्टर होती है उसका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट का यदि इंटरेस्ट का रेट में किसी प्रकार का चेंजेज हो जाती है और उस चेंजेस की वजह से जो इन्वेस्टर का जो लॉस सहनी पड़ती है उसे बोला जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये अक्सर होती है आपको मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दे तो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट में चेंजेज हो जाती है, जिसके वजह से इन्वेस्टर को क्या होगा, लॉसेज होगा, मतलब यहाँ पे रिस्क हो जाएगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये भी एक सिस्टमेटिक रिस्क है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का जो अपनी पॉलिसी होगा, जो सिस्टम होगा वो अपने पॉलिसी से चलेगा, हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोग की पॉलिसी से नहीं चलेगी। इसके वजह से जो समझ गए इंटरेस्ट, इसके वजह से जो लॉसेज होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क दोनों सेम होती है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है जब कोई सिक्योरिटी का मतलब मनी का परचेजिंग पावर डिक्रीजिंग होते चला जाता है, ठीक है, और सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ते चला जाता है, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर रिस्क। ये जो होती है इन्फ्लेशन की वजह से होता है कि कोई भी गुड्स का प्राइस हमेशा बढ़ते चला जाता है, मतलब परचेजिंग पावर मनी का गिर जाती है। और ये भी होती है दो प्रकार की, एक होता है डिमांड फुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड फुल इन्फ्लेशन, डिमांड फुल, और एक होता है कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। तो डिमांड फुल का मतलब समझिए जब कोई गुड्स का मार्केट में सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह से उस गुड्स का, उस सिक्योरिटीज का प्राइस इंक्रीजिंग कर जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड फुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन की वजह में क्या होती है, यहाँ पे उस सिक्योरिटी का कॉस्ट में, उस गुड्स का कॉस्ट में इंक्रीजिंग हो जाता है अदर फैक्टर को इंक्रीजिंग होने से। जैसे अगर रॉ मटेरियल का प्राइस में इंप्रूवमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया, लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, अदर इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ गया, जिसके वजह से हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हो जाती है। और जैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होंगी तो मेरा उस कमोडिटीज का, उस गुड्स का प्राइस में भी या कॉस्ट में भी इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखेंगे बिजनेस रिस्क।
ये अक्सर है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का पार्ट है। ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब हमारा बिजनेस जो एग्जिस्ट करती है अपने इन्वायरमेंट में, ठीक ना, और उसमें किसी प्रकार के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, अगर उसकी वजह से लॉसेज होती है तो उसको हम लोग बिजनेस रिस्क बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े होंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक ना। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता था, यहाँ पे देखिए बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी, ईबीआईटी बोल दे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, जो दोनों के बीच डिफरेंसेज होती है उसी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बिजनेस रिस्क। यहाँ पे जो रिस्क होती है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, इसके वजह से जो भी लॉसेज होगा उसे हम लोग बोलेंगे बिजनेस रिस्क। जैसे बिजनेस हम लोग को एग्जिस्ट करती है अपना इन्वायरमेंट में, यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार की कॉस्ट होती है। फर्स्ट होती है फिक्स कॉस्ट, अनदर इज ए वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट वेरिएबल कॉस्ट इज ए चेंजेड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होती है फिक्स कॉस्ट, अगर हम लोगों को जितनी मात्रा में जितना रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर हम लोग बिजनेस का स्पेस को ऑक्युपाइड कर लिए, मशीनरी उससे ज़्यादा महंगा रख लिए जिसकी वजह से हम लोग का डेप्रिसिएशन बढ़ गया, अगर स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाइड कर लिए रेंट बढ़ गया, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट इंक्रीजिंग हो गया, जिसकी वजह से हम लोग को लॉसेज होगा, उसको बोलेंगे हम लोग बिजनेस रिस्क। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादा लॉसेस होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जितना प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाएंगे उतना ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट में हम लोग कम कर सकते हैं। फिनेंशियल रिस्क का मतलब होता है, फिनेंशियल रिस्क ये अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब फिनेंशियल रिस्क हम लोग को तब अराइज होती है जब हम लोग रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, मतलब डेप्थ और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, या यूं कहे इट इज ए पोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटीज एंड इट इज ए रेशियो ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। हम लोगों को बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है उसको किस रेशियो में हम लोग को डेप्थ रखनी चाहिए और किस रेशियो में हम लोग को कैपिटल इक्विटी रखनी चाहिए। अगर किसी प्रकार के अनबैलेंसेज होती है हम लोगों को लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल रिस्क। मतलब कि ये कह सकते हैं जो डिविडेंड वगैरह देनी पड़ती है, इंटरेस्ट वगैरह देनी पड़ती है, इसकी वजह से जो भी लॉसेज होती है वो फिनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज की क्लास से यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ और आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। क्या समझे, मैं एक बार और रिविजन कर रहा हूँ। रिस्क का मतलब था पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस, इट इन्वॉल्व ड्यू टू अराइजिंग चेंज इन मार्केट कंडीशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ कमोडिटीज। And there are two components of risk. At first, systematic risk and unsystematic risk. And further, systematic risk are classified into three categories. First, market risk, another interest risk, and third, inflation risk or a purchasing power risk. Another systematic risk are further divided into two parts. First, business risk and financial risk. I hope कि आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।